अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है बेटा दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पिछले दो लेक्चर्स में हमने बेटा डिस्कस किया था व्हाट इज एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड व्हाट इज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था एटॉमिक एंड आयनिक रेडिएट्रांट्स इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा दैट इज ionization energy of transition elements and the oxidation states shown by the transition elements. So सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा that is ionization energy. So we will start with ionization energy बेटा। ionization energy जैसे कि आपको पता है बेटा, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि ionization energy हम किसे कहते हैं, या जिसको आपने दूसरे अल्फाज से वहां नाम दिया था ionization enthalpy। यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी इज सिंपली द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required in order to remove the outermost electron from an isolated gaseous atom। अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड गैसवस एटम होगा, आपको उसके आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, आपको कितनी एनर्जी मिनिमम लगेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। सो हम कह सकते हैं कि इट इज सिंपली minimum amount of energy is a minimum amount of energy required to remove outermost electron from an isolated gaseous atom। अगर आपके पास एक आइसोलेटेड गैसवस एटम है, उससे आपको आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो आपको कितनी एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज बेटा व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दिस आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय IE। ये हम IE से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इट इज सिंपली एनर्जी एंड इट्स यूनिट इज बेटा इट इज किलो जूल पर मोल। द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज किलो जूल पर मोल। ओके, नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आपने देखा होगा क्लास 11th में सबसे पहला फैक्टर जो आपने देखा होगा दैट इज एटॉमिक साइज। ये एटॉमिक साइज पे भी डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी, और दूसरी बात ये डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज पे भी, न्यूक्लियर चार्ज। ओके, और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, दैट डिपेंड्स अपॉन द शील्डिंग इफेक्ट, और इसके अलावा ये डिपेंड करती है बेटा सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। So these are the four factors। ये चार फैक्टर्स है जिन पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। अगर इन साइज में चेंज आ जाएगी, इन फैक्टर्स में चेंज आ जाएगी, तो वहां पर रेस्पेक्टिव चेंज किस में आ जाएगी बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी में। ओके, चलिए अगर हम इन्हीं फैक्टर्स को आप बेटा क्लब करेंगे, इफ वी क्लब देम, अगर हम इनको क्लब करेंगे बेटा और देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ these factors on the ionization energy of the 3D series। जरा देखिए बेटा, इन केस ऑफ 3D सीरीज अगर हम बात करेंगे, इन केस ऑफ 3D सीरीज की अगर हम बात करेंगे, ठीक, जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के वक्त आपको कितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस आयोनाइजेशन एनर्जी increases along the period। ये आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा इंक्रीज होती है along the period because of these factors। First the size increases up to the middle, then it decreases, at the end it increases। जैसे आपने देखा होगा न्यूक्लियर चार्ज का भी हाल, शील्डिंग इफेक्ट, symmetrical electronic configuration, but this increases, but it has certain irregularities.
irregularities। याद रखिएगा बेटा, जो आयोनाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है along the period, but it has certain irregularities. That irregularities can be defined by a concept. That concept is called reorganization energy. Reorganization energy. याद रखिएगा बेटा, जो आपके पास 3D सीरीज एलिमेंट्स होंगे, खासकर अगर आप बात करेंगे सिकेंडियम से जिंक तक, तो वहां पर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी अप टू जिंक, फ्रॉम सिकेंडियम टू जिंक वो इंक्रीज होगी, बट देयर विल बी सर्टेन इरेगुलरिटीज, वहां पे कहीं इरेगुलरिटीज पाई जाएंगी, लेकिन वो इरेगुलरिटीज जो होंगी यानी कि वो चेंज जो होगी, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, लेकिन ओवरऑल इंक्रीज ही होगा, तो दैट विल बी बिकॉज ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज दिस रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी? दिस रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी इज एक्चुअली द alteration of energy, alteration of energy between energy in 4s and 3D subshell। 4s और 3D सबशेल में आपके जो एनर्जी होगी सबशेल्स की वो थोड़ी ऑल्टर हो जाएगी ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। और वहां से और एक इफेक्ट आ जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। बिकॉज ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एंड द एक्सचेंज एनर्जी, देयर आर सर्टेन इरेगुलरिटीज। सो दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो आपके 3D सीरीज एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो होता है वो इंक्रीज होता है, लेकिन कहीं जगह ये डिक्रीज भी हो जाएगा, कहीं लेकिन स्लाइड डिक्रीज हो जाएगा, ओवरऑल तो इंक्रीज ही पाया जाएगा। बट दिस इरेगुलरिटी जो होती है इस ट्रेंड में, दैट इज बिकॉज ऑफ ए कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। और व्हाट इज दिस रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी? ये रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी सिंपली द अल्टरेशन ऑफ एनर्जी इन 3, 4s एंड 3D सबशेल। जो आपके 4s और 3D सबशेल है उनके दरमियान अल्टरेशन ऑफ एनर्जी होगी, एंड दैट इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। और उसकी वजह से एक और कॉन्सेप्ट बर्थ लेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। सो वी कैन सिंपली से द सम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एंड द एक्सचेंज एनर्जी इज बिहाइंड दिस इरेगुलरिटीज। जो इरेगुलरिटीज आपको 3D सीरीज में मिलती है इन केस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, वो इरेगुलरिटीज बिकॉज ऑफ दिस वन, दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एंड एक्सचेंज एनर्जी। याद रखिएगा बेटा, अगर आपको कोई पूछेगा व्हाई द ट्रांजिशन एलिमेंट शोज इरेगुलरिटीज इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आप उसको बता दीजिएगा कि वह उसके पीछे दो कारण है। एक कारण बेटा है रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, और दूसरा कारण जो है दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। ओके बेटा, सो सिंपली हमने कहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है और ये किससे रिप्रेजेंट की जाती है? आई से, और इसका यूनिट जो होता है किलो जूल पर मोल होता है, और ये इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर इन्हीं फैक्टर्स को हम क्लब करेंगे यानी कि मिला देंगे, तो हम देखेंगे व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द 3D सीरीज एलिमेंट्स। तो हम देखते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है बेटा, दैट इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। जो आप स्कैंडियम से अपना सफर स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप देखेंगे जिंक की ओर जाएंगे, तो आप हमेशा याद रखेंगे जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी दैट इंक्रीजेस, लेकिन कहीं पर बेटा आपको इरेगुलरिटीज मिलेगी विथ सर्टेन इरेगुलरिटीज। वो इरेगुलरिटीज बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी होती है। व्हाट इज दिस रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी? इट इज सिंपली द अल्टरेशन ऑफ एनर्जी इन 4s एंड 3D सबशेल। और इस रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी की वजह से वहां पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। सो हम कह सकते हैं द समेशन ऑफ दिस रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एंड द एक्सचेंज एनर्जी इज बिहाइंड, is wholly behind the irregularities in the ionization energy trend of 3D series elements. Okay beta, so this was the basic introduction about the ionization energy. Now अगर आप ionization energy जो है आपके पास, ionization energy बहुत सारे टाइप्स की होती है, यानी कि अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन लेंगे तो आपका ionization energy फर्स्ट वैल्यू आ जाएगा। अगर आपके पास ionization दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ionization energy सेकंड निकलेगी। अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो आपका ionization energy थर्ड मिलेगी। तो हमेशा याद रखिएगा, जितना आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा।
तो this value will be more as compared to this and this. So this is the order. The first ionization energy is very low as compared to second ionization energy and as compared to third ionization, but with certain limitation, with certain exceptions. कुछ exceptions होंगी because कहीं पर symmetrical electronic configuration का concept आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस जिंक में सबसे ज्यादा ionization energy क्यों होगी? Because of symmetrical electronic configuration. याद रखिएगा, symmetrical electronic configuration की वजह से zinc is having much more ionization energy as compared to other transition elements in case of 3D series elements. Okay, so this was the concept, that is ionization energy. Now ये जो ionization energy होती है, it predicts the stability of the oxidation state. इसकी वजह से आप predict कर सकते हैं कि which oxidation state is more stable or which is less stable. So that we will discuss in the next topic, that is called oxidation state. So you can write down it. Okay बेटा, जरा देखिए, लिखिएगा जल्दी से. ओके, देखिए, अगर आप देखेंगे आपके पास जो पीरियोडिक टेबल में एक साइड से एस ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक है और साइड में बेटा आपको पी ब्लॉक है. ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन किससे होती है बेटा? एस ब्लॉक से. और इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एनर्जी जो होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, दैट इज लेस एज कंपेयर टू द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो याद रखिएगा, सो दिस इज मोर एज कंपेयर टू दिस. Okay, so this is the ionization energy values in case of what? In case of transition elements. So ionization order आपको अगर पूछेगा कोई, तो P block elements में सबसे ज्यादा ionization energy होगी as compared to D block, और D block की ज्यादा होगी as compared to बेटा S block. So आप याद रखिएगा. और इनके साथ मिलेगा तो उस वक्त उस पर रेजिडुअल चार्ज कितना अटेन होगा? That will be called as a oxidation state. As we know, जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है आपके पास, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, these डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर टिपिकल मेटल्स. ये मेटल्स होते हैं. जब ये मेटल्स होते हैं बेटा, सो दे विल ऑलवेज शो व्हाट बेटा? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. ये हमेशा बेटा आपको कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे बेटा? ये आपको सिंपली आपको दिखाएंगे बेटा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. सो द ट्रांजिशन एलिमेंट्स बीइंग टिपिकल मेटल्स, सो दे ऑलवेज शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. अपार्ट फ्रॉम दिस दे शो आल्सो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाएंगे. ये जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखाते हैं कौन? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेटा, ये दिखाते हैं विथ न्यूट्रल लिगेंड्स, विथ कार्बन मोनोऑक्साइड. याद रखिएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ दिखाएंगे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं. दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. Why they show variable oxidation states? Because of the presence of large number of unpaired d electrons. याद रखिएगा, अगर आपको कोई पूछेगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों दिखाते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो आप हमेशा उसको आंसर देंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स. जो इनके डी सबशेल में है वो बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ये क्विकली लॉस कर सकते हैं और ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं. ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होते हैं बेटा ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दैट इज बिकॉज ऑफ NH2 प्लस N-1 डी इलेक्ट्रॉन्स. तो याद रखिएगा, आप हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स दिखाते हैं वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स एंड N-1 डी इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में.
So because of that, they show huge number of oxidation state, large number of oxidation states. So हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेक करना चाहेंगे कि ये दिखा सकता है इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट की नहीं, तो हमेशा आप देखेंगे कि उसके S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन दोनों को आप ऐड करेंगे तो दैट विल बी द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, अब इसके अलावा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इनमें जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, स्पेशली 3D सीरीज। 3D सीरीज की अगर मैं बात करूंगा तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +2, ये +2 होगी। ओके, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है बेटा। व्हाट इज दैट एक्सेप्शन? दैट इज स्कैंडियम। स्कैंडियम +2 और +3 भी कॉमनली दिखाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इन केस ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स जो आप बात करेंगे बेटा, 3D सीरीज एलिमेंट्स में इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज होती है +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7। तो याद रखिएगा, जो 3D सीरीज एलिमेंट्स होते हैं उनमें बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, और उन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में +2 भी होगा, +3 भी होगा, +5 भी होगा, +6 भी होगा और +7 भी होगा। लेकिन कॉमनली जो ऑक्सीडेशन पाई जाएगी कंपाउंड्स में वो कौन सी पाई जाती है बेटा? +2। लेकिन एक्सेप्शन क्या है बेटा? दैट इज स्कैंडियम, इट शोज +2 एज वेल एज +3। ओके, चलिए अगर हम बात करेंगे बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, 3D सीरीज की बेटा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स, okay, that increases up to manganese and then decreases। याद रखिएगा इस चीज को खुसूसी आप याद रखिएगा। जो आपके 3D सीरीज एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है बेटा, वो इंक्रीज हो जाती है। कहां तक इंक्रीज हो जाती है? मैंगनीज तक, और उसके बाद वो डिक्रीज होने लगती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अप टू मैंगनीज जो आप देखेंगे बेटा, अप टू मैंगनीज देयर आर large number of unpaired d electrons, तो याद रखिएगा, अगर आप बात करेंगे मैंगनीज तक तो वहां पे आपको बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज। नजर रखिएगा इधर, इट इज 3D1 4s2, इट इज बेटा व्हाट 3D2 4s2, इट इज 3D3 4s2, और ये क्या है बेटा? इट इज 3D5 4s1, और ये क्या है बेटा? इट इज 3D5 एंड 4s2। नजर रखिएगा, ये देखिए, सम कीजिएगा, 3 दिखाएगा, 4 दिखाएगा, 5 दिखाएगा, 6 दिखाएगा, और उसके बाद क्या दिखाएगा? 7। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट in 3D series is shown by manganese, and what is that beta? That is +7। याद रखिएगा हमेशा। तो this point should be noted कि जो maximum oxidation state in case of 3D series elements है, what is that? That is +7, और वो कौन show करता है? That shows by manganese because of the presence of 5 unpaired d electrons। Okay बेटा, उसके बाद manganese, iron। देखिए, आयरन, कोबाल्ट और निकल। मैं दिखाना चाहता हूं आपको, यहां पर आएगा 3D6 और 4s1। अब देखिए यहां पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अब यहां पे 4 ही होंगे, तो 4 और 1 हो गए 5। तो अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है ना बेटा? तो यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट्स का वैल्यू जो है वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होने लगेगा। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स का वैल्यू पीक कहां पे आ जाता है? मैंगनीज तक, और मैंगनीज से पीक स्लो डाउन हो जाता है up to zinc, so oxidation state starts to decrease। okay बेटा, so हमने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल होती है।
वो बहुत सारी होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी होगी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, दैट इज इन इसका और इसका प्लस कर देंगे, जो होगा दैट विल बी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ 3D सीरीज इज मैक्सिमम टू मैग्नीज and then it decreases because of the presence of large number of unpaired electron। और उसके बाद unpaired electrons का काउंट डिक्रीज होने लगता है। और इसके अलावा मैंने बताया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो टिपिकल मेटल्स होते हैं, सो दे विल शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसके अलावा ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं विथ व्हाट बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं आपको दिखाऊं फॉर एग्जांपल, इधर देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल आपके पास है निकल पेंटाकार्बोनिल, ये देखिए CO5, यहां पर इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट विल बी जीरो। सो व्हेनेवर द मेटल इज विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, ओनली विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, then they will show which type of oxidation state? They will show zero oxidation state, and this they show a type of bonding that is called as synergetic bonding। इनमें एक बॉन्डिंग होती है दैट इज सिनर्जेटिक बॉन्डिंग। ये सिग्मा बॉन्ड के अलावा ये पाई बॉन्ड भी बना देते हैं। इनमें पाई एक्सेप्टर की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, वो आप कार्टेशियन कंपाउंड्स में देख सकते हैं, ठीक है ना। और डी ब्लॉक्स में जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2, लेकिन सिवाय किसमें, स्कैंडियम, वो +2 भी दिखा सकता है, +3 भी। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन पे लूज कर सकता है, ओके। और यहाँ पर जो है बेटा, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत सारे हैं, कौन कौन सी, +2, +3, +5, +6 और +7। और मैग्नीज सबसे ज्यादा 3D सीरीज में दिखाता है, व्हाट इज दैट बेटा, +7 दिखाता है। सो यू कैन राइट डाउन दिस थिंग्स, ओके। चलिए जल्दी से प्लीज। चलिए ओके। अगर हम इसके अलावा और कुछ देखेंगे बेटा, याद रखिएगा, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। याद रखिए, इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, in low oxidation state bonds are ionic। याद रखिए, bonds are ionic। मैं आपको अगर एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ZnCl2 है, ठीक है, तो 11th में आपने पढ़ा होगा इट इज -1 और इस पे कितना चार्ज आएगा, +2 आ जाएगा। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट हियर इज +2, ठीक है ना, ओके। सो ये जो कंपाउंड होगा बेटा, दिस कंपाउंड, इसमें जो बॉन्ड्स होंगे विथ क्लोरीन, सो दिस विल बी आयोनिक कंपाउंड। सो ये बॉन्ड्स क्या होंगे बेटा, ये आयोनिक होंगे। याद रखिएगा, इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा किसी भी कंपाउंड में, तो वो कंपाउंड प्रेफरेबली वो क्या होगा बेटा, आयोनिक होगा, और उसमें जो बॉन्ड्स होंगे वो आयोनिक बॉन्ड्स होंगे। और इसके अलावा अगर बेटा इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे बेटा, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो होता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो बॉन्ड्स होते हैं बेटा, बॉन्ड्स आर कोवैलेंट, बॉन्ड्स आर कोवैलेंट। इस चीज को आप ध्यान से रखिएगा याद, कि जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले कंपाउंड्स होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, वो कोवैलेंट कंपाउंड्स होंगे, और लो ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या होंगे बेटा, आयोनिक होंगे। मैं आपको एग्जांपल बता दूं, KMnO4, ये देखिए इसका +1 है, इसका -2 है, तो इसका आएगा बेटा +7। तो ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये जो होगा बेटा ये कोवैलेंट होगा।
ऑल द बॉन्ड्स इन पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट में जो सारे बॉन्ड्स होंगे बेटा, वो सारे बॉन्ड जो होंगे वो कोवलेंट होंगे, और जिंक क्लोराइड में जो बॉन्ड्स होंगे वो आयनिक होंगे। दिस विल बी आयनिक कंपाउंड एंड दिस विल बी अ बेटा कोवलेंट कंपाउंड। ओके, सो याद रखिएगा। अब देखिए इनमें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, विच विल बी मोर वोलेटाइल। पिछले साल शायद 2016 की बात है, जेई में ये क्वेश्चन आया था कि आप बताइए इन वाले कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन होगा। याद रखिएगा, अगर आपके पास बॉन्ड्स कोवेलेंट है तो इट विल बी मोर वोलेटाइल एज कंपेयर टू आयोनिक, ठीक है ना। सो लो ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स आर लेस वोलेटाइल एज कंपेयर टू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स। वोलेटिलिटी, वोलेटाइल ज्यादा होगा, स्टेबल ज्यादा ये होंगे एज कंपेयर टू दिस। ओके, सो दिस इज द 2 पॉइंट्स अबाउट दिस। ओके, चलिए अब इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं बेटा। व्हाट आर दोज, जरा देखिए बेटा प्लीज। ठीक है, जरा देखिए प्लीज, इधर देखिए बेटा। जो आपके हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स, याद रखिएगा इस चीज को, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज्यादातर स्टेबल होते हैं व्हेन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंबाइन्स विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो याद रखिएगा, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो ज्यादातर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो किसके साथ दिखाते हैं, विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे स्टेबलाइज what beta transition, high oxidation state transition element. Okay, so high oxidation states are usually shown with which beta, oxygen and fluorine. ये देखिए आपके पास है KMnO4 ऑक्सीजन के साथ दिखाता है, ठीक है, और इसी तरह फ्लोरीन के साथ भी कौन दिखाएगा बेटा, फ्लोरीन के साथ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स अवेलेबल होंगे आपके पास। ओके, चलिए इसके अलावा और एक चीज मैं जो बोलने वाला हूं बेटा, और इसके साथ मैं इसको वाइंड अप कर दूंगा कि जो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अभी मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय 2 वेज। हम 2 चीजों से सिखा सकते हैं, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल है, वो हम 3 चीजों से दिखा सकते हैं। सॉरी, हम 3 चीजों से दिखा सकते हैं। वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि हमारा एक सेपरेट टॉपिक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी हम समझा सकते हैं कि आपके पास अगर एक ही कंपाउंड है, एक ही ट्रांजिशन एलिमेंट है, बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है, तो आपको बताया जाएगा इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स या इन 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो आप चेक कर सकते हैं बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट भी आप चेक कर सकते हैं, सॉल्वेंट का इफेक्ट भी होता है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी का भी इफेक्ट होता है, याद रखिएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर्स। हम इसको 3 पैरामीटर्स की बुनियाद पे चेक कर सकते हैं कि हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी स्टेबल है। एक तो है बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरा कौन है बेटा, सॉल्वेंट है, तीसरा कौन है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, ये हम अलग से पढ़ा देंगे और उसी वक्त ये भी हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त जो हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी, और हम इसको रिलेट करेंगे हाउ इट प्रूव्स द स्टेबिलिटी ऑफ एनी ऑक्सीडेशन स्टेट। हम इससे कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। याद रखिएगा इस चीज को बेटा प्लीज।
ठीक है, ओके। जरा देखिए बेटा, देखिए प्लीज, आपकी अगर स्टेबिलिटी चेक करनी होगी तो आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी चेक करनी होगी तो आपको उनके सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का सम निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास है फॉर एग्जांपल M2 पॉजिटिव है और आपके पास है M3 पॉजिटिव, ठीक है ना, आपको बताना है कि इन दो में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, याद रखिएगा, ये M2 पॉजिटिव खुद ब खुद नहीं बना होगा, ये तो न्यूट्रल एटम से बना होगा ना, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, इसमें तो दो आयोनाइजेशन एनर्जी लगी होंगी, दैट इज 1 प्लस IE2, ठीक है ना बेटा, ओके। ये भी खुद ब खुद नहीं बना होगा, इसमें कितनी होगी, 3 होगी, दैट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब निकाला होगा तो 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला होगा 2, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकाला होगा तो E3, ठीक है ना बेटा। अब इनका सम देखना है और इनका सम देखना है। अगर जिसका सम ज्यादा निकलेगा, अगर इसका सम ज्यादा निकला तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो ये विल बी लेस स्टेबल। अगर इसका सम ज्यादा निकला तो दिस विल बी लेस स्टेबल। सो ये इनवर्स रिलेटेड है, तो आपको सम निकालना है, डिफरेंस नहीं निकालनी है, बल्कि आपको सम निकालना है। सम के बाद आपको देखना है, अगर वैल्यू ज्यादा आ गया तो स्टेबिलिटी कम होगी, और अगर बेटा वैल्यू कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये आयन बनते बनते आपको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ी, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो गई। और अगर इसके पास बेटा इस आयन को बनाने के लिए आपको एनर्जी कम लगानी पड़ी, तो इसका मतलब है ये ज्यादा स्टेबल होगा। सो इसकी वजह से आप चेक कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाई मैंने एक एग्जांपल यहां पे कोट की है, शायद जेई में भी वो एग्जांपल थी, दैट इज K2, ये कॉम्प्लेक्स था PtCl4, आई थिंक लाइक दिस, PtCl4, ठीक। और इसके अलावा और एक था, दैट वाज आई थिंक लाइक दिस, K2NiCl4, ठीक है, ओके। सो जरा देखिएगा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1, इट इज +1, ठीक है। तो इस पे चार्ज होगा -2, -4, तो ये +2, इसका भी +2। सो ये दोनों एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अवेलेबल है, ठीक है ना। P2 2 पॉजिटिव और इट इज Ni2 पॉजिटिव। आपको चेक करना है कि बताइए इन दो में से कौन स्टेबल ज्यादा है, ये स्टेबल ज्यादा होगा कि ये स्टेबल ज्यादा होगा। तो हमेशा आप याद रखेंगे, आपको सम निकालना है, तो देखा गया है इसका सम कम निकला है निकल का एज कंपेयर टू प्लैटिनम, सो वी कैन से निकल इज मोर स्टेबल, निकल वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू platinum complex. Okay, so this was the today's topic, that was ionization energy and the oxidation states. In next topic we will see the colored ions and the magnetic properties of transition elements. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah.